As we have discussed, stakeholders are anyone who is directly or indirectly affected or have an impact on the software. So today we will do an exercise for identifying stakeholders. तो आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स अगर हम देखें तो ये एक प्रोसेस है जिस के अंदर हम उन तमाम लोगों को या उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन लोग हैं या कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कोई भी इंटरेस्ट, उनकी इन्वॉल्वमेंट या उनका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो प्रोजेक्ट की सक्सेस पे असरअंदाज हो सकता है. ना सिर्फ प्रोजेक्ट की सक्सेस पे बल्कि हम कह सकते हैं कि उनका जो असर है वो किसी भी डिलीवरेबल पे जो है वो एक ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे किसी भी जगह पे उनका जो है कोई भी अफेक्ट जो है वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली जिनका पड़ सकता है. तो उन तमाम लोगों को जो है हम पहले आइडेंटिफाई करें. तो ये एक पूरा प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स का. तो ये अगर हम देखें कि हमारे पास, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कि ये बहुत क्रिटिकल है कि हम जो है वो प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए पहले स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लें ताकि हम स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट के लिए फिर हम जो है वो काम कर सकें. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो जैसे कि हमें देखना होगा कि कौन कौन लोग हैं जो कि एक प्रोजेक्ट पे जो है वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली असरअंदाज हो सकते हैं, या कौन से वो लोग हैं जिनका प्रोजेक्ट का जो असर है कोई पॉजिटिवली या नेगेटिवली किन किन लोगों पे जाएगा. तो ताकि हम जो है वो पोटेंशियल जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हो सकते हैं उनको रोक सकें, उनको रिड्यूस कर सकें, रिस्क को रिड्यूस कर सकें, और जो भी लोग हैं उन पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जाए. तो इसके लिए ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़रूरी है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो कई सारे प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं. एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स के जो है वो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, जिनके अंदर जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटीज़ जो है वो स्टेक होल्डर्स के पास होगी. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें हम बिल्कुल एक हाई लेवल पे हम देखेंगे कि कम से कम एटलीस्ट जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो लेट सपोज़ हमारे पास एक बिल्कुल छोटी सी एक लेट सपोज एक्सरसाइज है. तो यहाँ पे लेट सपोज अगर लिखा हुआ है कि आई वांट टू टेक ऑल क्विजेस, कि मैं अगर तमाम क्विजेस लेना चाह रहा हूँ यूजिंग ए सॉफ्टवेयर. तो एक क्विज का सॉफ्टवेयर है, तो वो अगर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर बनवाना चाह रहा हूँ तो वो सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कौन कौन स्टेक होल्डर्स जो है वो इस सिनेरियो में हो सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एटलीस्ट हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं वो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एकेडमिक ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा मैनेजमेंट, या तो हम कह सकते हैं एकेडमिक ऑफिसर्स या फिर मैनेजमेंट. तो जाहिर सी बात है कि वो लैब को इंगेज करेंगे. तो जाहिर सी बात है जब लैब इंगेज है तो वो एक टीचर के लिए इंगेज हो चुकी है तो दूसरे टीचर को अवेलेबल नहीं होगी. तो यहाँ पे जो है वो ओवरऑल मैनेजमेंट का, इसके अंदर हम एग्जामिनेशन ऑफिस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और दूसरी भी इसके अंदर मज़ीद जो है वो लोग शामिल हो सकते हैं. मगर एटलीस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोई एकेडमिक पर्सन या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी स्टेक होल्डर, या और साथ ही साथ हमारे पास जो लैब एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये हमारे पास कुछ बुनियादी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो होंगे. उसी तरीके से अगर हम देखें एक और एक्सरसाइज, तो अगर हम कोई एक ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो है वो बुनियादी तौर पे जो है एटलीस्ट कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एटलीस्ट जो है इसके लिए जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो होंगे जो है वो पुलिस, ड्राइवर्स और पेडेस्ट्रियंस, और साथ ही साथ वो तमाम एक जो लोग जो कि एक वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत अगर जिनको जाना है, ठीक है, लेट सपोज अगर कोई भी इमरजेंसी है, एम्बुलेंसेस वगैरह उनके लिए, तो ये तमाम जितनी भी वीआईपी स्क्वाड्स हैं और जो एम्बुलेंस है वो पेडेस्ट्रियंस, ड्राइवर्स, पुलिस, तो एटलीस्ट ये लोग जो हैं वो इसके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं. इसी तरीके से अगर हमें रेलवे सिग्नल्स को ऑटोमेट करना है, तो रेलवे सिग्नल्स को ऑटोमेट करना है तो इसके अंदर हमारे पास एटलीस्ट जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं. तो ट्रेन स्टाफ या ऑपरेटर्स और कार ड्राइवर्स. तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी कि जिसके अंदर हम देख सकें कि हमारे पास जो है स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि जब हम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम बेहतर तरीके से जो है वो अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं. तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम देखें तो इसके लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर एनालिसिस या एक्सपर्ट जजमेंट. और इसके बाद हमारे पास ये जो प्रोसेस है, तो इसके बाद जो इसका जो आउटपुट है वो निकलता है स्टेक होल्डर रजिस्टर की सूरत में या फिर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ की सूरत में.
اگر ہم اس کو تھوڑا سا اگر ہم پھر ہم جب ہائی لیول پہ کچھ اسٹیک ہولڈرز آئیڈینٹیفائی کر لیں تو پھر ہم مزید جو ہے وہ گرینولر لیول پہ جا سکتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کون سے ہوں گے. لیٹ سپوز اس ریلوے سگنل والی ہی ایگزامپل کو اگر ہم لیں تو اس کے اندر مزید جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کون کون ہو سکتے ہیں. تو اس کے اندر ہم دیکھیں تو ٹرین کمپنی آپریٹرز میں ہمارے پاس وہ لوگ جو کہ اس سگنل سسٹم کو چلاتے ہیں وہ لوگ, یا پھر ٹرین کریو وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہے. دین ریلوے مینیجر ہیں وہ بھی اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہوں گے. اس کے علاوہ پیسنجرز جتنے بھی ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہوں گے. اس کے علاوہ جو ایکوپمنٹ انسٹالیشن اینڈ مینٹیننس انجینئرز ہیں وہ بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس کے علاوہ سیفٹی سرٹیفکیشن اتھارٹیز ہیں وہ بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہوں گے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ تھوڑا سا گرینولر لیول پہ ہم جا کے سوچیں تو ہمیں مزید جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز ملیں گے. اچھا, یہاں پہ اکثر جیسے اسٹوڈنٹس کوشچن کرتے ہیں کہ سر یہاں پہ جیسے پیسنجرز اگر آپ کہہ رہے ہیں تو کیا ہم پیسنجر سے پکڑ کے ان کو جو ہے وہ ان سے کیا ریکوائرمنٹ لیں گے. تو یہاں پہ جو مقصد ہے اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن کا کہ ہمیں ان کے ویو پوائنٹ سے سوچنا ہے کہ ان کے پرسپیکٹیو سے ہم دیکھیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس کا کیا اثر انداز وہ کیا اثر پڑ سکتا ہے, پازیٹیو یا نیگیٹو. تو کم سے کم ہم ان کے ویو پوائنٹ سے سوچیں. تو اس وجہ سے بھی ہمارے پاس اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ کافی ضروری ہے. اب تک اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.